राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान की एक मैराथन क्लास लेकर के आप सभी की सेवा में उपस्थित हूं और बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ये प्रश्नोत्तर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इससे संबंधित थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कि इन सभी प्रश्नों से पहले अपने 2 वीडियो जो जारी किए गए, जिसमें लगभग 100 प्रश्न है वो शामिल किए गए और इस वीडियो में 78 क्वेश्चन है वो शामिल किए गए हैं। ये जब 178 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो इसके पश्चात आपके 20 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो करीब करीब कवर हो जाएंगे। इन 178 क्वेश्चनों का यानी ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आपके लिए ये प्रश्न जो है इतने महत्वपूर्ण है कि आप आपके संपूर्ण जो 20 अंकों के प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से कवर करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैंने मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको आगे दिए हुए हैं, जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वैसे जो भी वीडियो होता है वो सबसे पहले व्हाट्सएप का ग्रुप जो होता है उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप नहीं हैं तो भी इसके लिए एक बहुत ही सस्ता सा एक उपाय है कि आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को दबा दीजिए, यानी यहां पर जो घंटी का निशान है उस घंटी के निशान को दबा दीजिए। बस फिर आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी शैक्षिक वीडियो शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन से संबंधित कोई भी वीडियो जब जारी होगा तो उसके लिए आपके पास उसका नोटिफिकेशन अवश्य आ जाएगा और आप उस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। वैसे मैंने मेरे आगे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं और उस व्हाट्सएप नंबर से भी आप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। आज हम इन प्रश्नों की चर्चा करें तो इसके बाद आपके लिए एक मॉडल पेपर संभवतः जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा राजनीति विज्ञान के लिए। वैसे हिंदी कंपलसरी का जो है 2 मॉडल पेपर जारी कर दिए गए, हिंदी साहित्य के 2 मॉडल पेपर जारी कर दिए गए और पॉलिटिकल साइंस का जल्दी ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा आपके इंग्लिश का भी मॉडल पेपर है वो जल्दी जारी किया जाएगा। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करें। जैसे ये 178 प्रश्न तैयार करने के पश्चात मैं यूं समझता हूं कि आपके 20 अंकों के जो प्रश्न आएंगे, छोटे प्रश्न जो होंगे, 2-2 अंकों के वाले प्रश्न होंगे, तो वो कोई प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। और आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक और बता दूं कि छोटे प्रश्न जो होते हैं, 1-1 अंकों के प्रश्न होते हैं या मल्टीपल चॉइस वाले जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर सटीक होता है। इन प्रश्नों का उत्तर सही अगर नहीं दिया जाता है तो उसका 1 अंक, जैसे उसका अंक बार 1 है तो वो 1 नंबर नहीं आएगा। बड़े प्रश्नों में तो आप अपनी समझ से, बौद्धिकता के आधार पर भी उनका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इनका उत्तर तो निश्चित होता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये 178 प्रश्न है वो छांटकर आप सभी के लिए, आपकी सेवा में आपको समर्पित किया है ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। यही मैंने हिंदी साहित्य में किया है, हिंदी कंपलसरी में भी किया है, राजनीति विज्ञान और इसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी में भी किया गया है। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जैसे देखिए, आपका ये पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम बताइए। संघीय शासन व्यवस्था वाले, और उनके नाम आप लिख सकते हैं। अमेरिका, कौन से? अमेरिका। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अलावा रूस और कनाडा। देखिए, बड़ा प्रश्न भी है, यानी 2 अंकों का प्रश्न भी ऐसे पूछा जा सकता है। इनमें से यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। अगर मान लो इनमें से आया स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, भारत भी संघीय शासन व्यवस्था है, और कोई देश दे दिया, श्रीलंका दे दिया, तो इस प्रकार क्या है कि वो आपके लिए प्रश्न ऐसा भी बन सकता है। संविधान लागू होने के समय भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
किस अनुसूची में वर्णित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अनुच्छेद 246 है, जिसमें 7वीं अनुसूची है। कौन सी में? 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची। और अगर मान लो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है आपके 246। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है? अवशिष्ट शक्तियां मतलब है कि जैसे आपके जो संघीय सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, इन सूचियों में जो विषय नहीं आते हैं, अर्थात इन सूचियों में जो विषय छूट गए हैं, उन विषयों पर जो शक्तियां, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? और वो है केंद्र सरकार। किसको है? केंद्र सरकार के पास है। जैसे समवर्ती सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, संघीय सूची में अपना केंद्र सरकार बनाता है। तो अवशिष्ट शक्तियां भी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? कौन से विषय? और समवर्ती सूची के विषयों पर। कौन से पर? समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे पार्ट जो है वो इसमें कवर किए गए हैं। अंतिम जो आपकी विदेश नीति तक के पार्ट है इसमें कवर किए गए हैं। बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में होने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? और वो होता है आपके अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है तो 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है। इसके अलावा जैसे मान लो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो 356 के तहत वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है, वहां पर आपात की घोषणा होती है। यानी राष्ट्रीय आपात 356, 352 और 360। अगर मान लो वित्तीय आपात की स्थिति आ जाती है तो वित्तीय आपात की घोषणा है वो 360 के अंतर्गत होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अमेरिका में द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? अमेरिका जो है उसके द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट। अब आपके जैसे मल्टीपल चॉइस वाला प्रश्न भी आ सकता है कि अमेरिका के द्वितीय सदन को कहा जाता है संसद, सीनेट, कांग्रेस, डाइट, कोई भी नाम दिया जाता है तो द्वितीय सदन का नाम क्या है? सीनेट है। दोहरी नागरिकता की प्रथा वाले किन्हीं दो देशों के नाम बताइए। दोहरी नागरिक प्रथा जिसमें राज्य की नागरिकता भी होती है और केंद्र की नागरिकता भी होती है। और वो दो देशों में नाम है, जैसे एक तो अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका है। और एक है आपके स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। अपने भारत में इकहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है, जिसमें भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत का ही नागरिक होता है। ऐसा नहीं कि भाई स्टेट का नागरिक है। इसमें अपने यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, संघ से पृथक होने के पक्ष में या पक्ष पोषण को वाक स्वातंत्र्य संरक्षण प्राप्त नहीं होने का संवैधानिक संशोधन कब किया गया? संघ से पृथक होने के पक्ष पोषण को यानी वाक स्वातंत्र्य संरक्षण प्राप्त नहीं होने का संवैधानिक संशोधन है वो कब संवैधानिक संशोधन किया गया? और वो किया गया था आपके 1963 में। कब किया गया था? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। और वो था आपका 16वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 16वां संविधान संशोधन। 16वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान है? और वो अनुच्छेद है कौन सा? 312। अनुच्छेद 312। 312 में भारतीय जो सेवाएं हैं, जैसे आईएएस है, आईएफएस है, ये जो भारतीय जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन यानी अखिल भारतीय सेवा से जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, इनसे संबंधित और कोई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो तो वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 312 में। किस संविधान वेता के अनुसार भारत में अर्धसंघीय शासन व्यवस्था है? अर्धसंघीय यानी संघीय शासन व्यवस्था नहीं, अर्धसंघीय। और उस विद्वान का नाम है आपके केसी वियर। क्या है? केसी वियर। और इसका जो सहयोगी करता थे यानी भारत की जो व्यवस्था है उसको सहयोगी संघवाद के नाम से भी कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है
उन्होंने सहयोगी संघवाद भी कहा था। किस संविधान वेता के अनुसार भारत में संघीय शासन व्यवस्था है? कैसिवियर हो गया। लोकतांत्रिक शासन में सरकार के कितने अंग होते हैं? लोकतांत्रिक शासन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? यानी 3 अंगों से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण होता है या सरकार का निर्माण होता है। उसमें एक तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, उसके अलावा कार्यपालिका, और इसके अलावा तीसरा जो होता है वो होता है न्यायपालिका। इन तीनों से यानी सरकार का निर्माण होता है। निम्नलिखित देशों की संसद या व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग 4 प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, अमेरिका में जो संसद है उसे कहा जाता है कांग्रेस। क्या कहा जाता है? कांग्रेस। ब्रिटेन में कहा जाता है पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। अपने भी अंग्रेजी में पार्लियामेंट ही कहते हैं संसद को। और जापान में ऐसे कहा जाता है डाइट। क्या कहा जाता है? डाइट। जर्मनी में इसको कहते हैं बुंडेस्टांग। बुंडेस्टांग कहा जाता है। अफगानिस्तान में इसको शुरा कहते हैं, शुरा। और इराक में इसको मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस। और भारत में संसद कहा जाता है। भारत में संसद कहा जाता है। ये व्यवस्थापिकाओं के नाम है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, अफगानिस्तान, इराक और भारत। भारतीय संसद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संसद का गठन यानी व्यवस्थापिका जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति वो होते हैं, तो वो अनुच्छेद कौन सा है? 79 में। कौन सा अनुच्छेद में है? 79 में है। सभा और समिति नामक संस्थाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये प्राचीन काल की बात है, इसमें ऋग्वेद में मिलता है। सभा और समिति का उल्लेख अपने कौन से धर्म ग्रंथ में मिलता है या कौन से एक प्रामाणिक ग्रंथ है? ऋग्वेद, जिसमें मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर देखिए आपको मेरे नंबर भी दिए हुए हैं 9610208295। यहां पर इसमें WG ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है। इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगर लोकसभा का पूछा जाता है तो लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। दल बदल से संबंधित नियम किस अनुसूची में है? और वो है अनुसूची आपके 10वीं। कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में है। संसद सत्र आहूत करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संसद सत्र जो राष्ट्रपति द्वारा यानी प्रतिवर्ष जो राष्ट्रपति है वो संसद सत्र आहूत करने के लिए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? वो अनुच्छेद है आपके 85। कौन सा है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा संसद सत्र आहूत करने की शक्ति प्रदान की गई है। और भारत में संसद सत्र लगभग प्रतिवर्ष 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 सत्र आहूत किए जाते हैं। राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? राज्यसभा का गठन, और वो अनुच्छेद होता है 80। कौन सा है? अनुच्छेद 80। देखिए 79, अनुच्छेद 79 है। उसमें तो अपनी भारतीय जो संसद है उसके गठन से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में लिखा है कि सरकार चलाने के लिए राज्यसभा का गठन होगा, जिसमें राज्यसभा में आपको पता है 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितनों को? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद में सदस्य मनोनयन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदस्य मनोनयन प्रणाली है वो किस देश से प्रेरित है? आयरलैंड से। आयरलैंड से। देशों आयरलैंड से देखिए आपके नीति निर्देशक तत्व है वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं, और मनोनयन प्रणाली है वो भी कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। वर्तमान में अपने 245 सदस्य हैं राज्यसभा के, जिसमें 229 तो राज्यों से हैं। कितने? 229 राज्यों से हैं, और 4 है वो संघ राज्य क्षेत्रों से है। 229 4 33 और 12 है वो मनोनीत है। टोटल कितने हो गए? 245।
राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान आवंटन किस आधार पर किया गया है? किस आधार पर किया गया है? और वो किया गया है जनसंख्या के आधार पर, चौथी अनुसूची के द्वारा। चौथी अनुसूची के द्वारा, चौथी अनुसूची के द्वारा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? किस पद्धति से? राज्यसभा सदस्यों का, लोकसभा सदस्यों का नहीं, राज्यसभा सदस्यों का। और वो होता है आपके आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 64 में बताया हुआ है। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? देखिए अभी इतनी देर तो था वो कौन सा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, तो 81 में क्या है? लोकसभा है। लोकसभा गठन किस अनुच्छेद के अनुसार आता है? अनुच्छेद 81 के अनुसार, अनुच्छेद 81 के अनुसार। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 552। कितनी हो सकती है? 552। इसमें 552 हो सकती है, और ये 1974 में किया गया था। 1974 में। तो अगला देखिए, अभी जैसे अपने 552, लेकिन वास्तव में कितनी है? 545 है। कितनी है? 545 है। जिसमें देखिए इस प्रकार, जैसे अपने 245, 229, 4 और 12 थे, इसी प्रकार 545 का विभाजन किस प्रकार है? जिसमें 530 तो राज्यों से है, इसके अलावा 13 है वो संघ राज्य क्षेत्रों से है, और 2 है वो मनोनीत है। टोटल कितनी हो गई? 545। लोकसभा सदस्यों की संख्या कब तक यथावत बनी रहेगी? कब तक यथावत बनी रहेगी? और ये बनी रहेगी आपके 2026 तक। कब तक? 2026 तक यथावत बनी रहेगी। और ये कब हुआ था? 84वां संविधान संशोधन के अनुसार। 84वां संविधान संशोधन के अनुसार, 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। उस संविधान संशोधन के अनुसार ये निश्चित किया गया है कि 2026 तक लोकसभा सदस्यों का परिसीमन नहीं किया जाएगा, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए कि वयस्क मताधिकार प्रणाली का वर्णन किस अनुच्छेद में है? वयस्क मताधिकार प्रणाली का वर्णन है आपके 326 में। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326 में है। लोकसभा में SC ST के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? जैसे SC के लिए कितने हैं और ST के लिए कितने हैं? SC के लिए तो है 84 और ST के लिए है 47। कितने हैं? 47। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? और वो है अनुच्छेद 85। कौन सा है? अनुच्छेद 85। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को एक बार में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? एक बार में अधिकतम 1 वर्ष। एक बार में अधिकतम 1 वर्ष, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला है प्रश्न की अनुच्छेद 110 किस विषय से संबंधित है? 110 किस विषय से संबंधित है? धन विधेयक से। यदि मान लो आता है कि अनुच्छेद या धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताएंगे? 110 में है। और 110 का क्या संबंध है? धन विधेयक से है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, और वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश
वासुदेव मावलंकर। उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। अगर मान लो उपाध्यक्ष पूछे, उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। आप क्या करेंगे, आप जैसे मान लो एक कॉपी में इनको लिख सकते हैं, लिख करके जो जो आपको वीडियोस में प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं आप उत्तर इनको लिख ले, बार बार देखने की जरूरत नहीं रहेगी, एक बार देखते ही आपको याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? संसद का सबसे प्रमुख कार्य है कानून निर्माण करना, विधि निर्माण करना। क्या है? विधि निर्माण या कानून निर्माण। साधारण विधेयक किसे कहते हैं? साधारण विधेयक क्या है? साधारण विधेयक को यदि हम अपनी परिभाषा में ले तो कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। कानून बनाने का जो प्रस्ताव है उसे क्या कहते हैं? साधारण विधेयक। कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। यानी कानून बनाने का जो प्रस्ताव लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? साधारण विधेयक कहते हैं। अगर मान लो मंत्रिपरिषद सदस्य जो है उनका लेते हैं तो जैसे ये दो तीन तरह के विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक भी होते हैं और गैर सरकारी भी होते हैं। दोनों सदनों में किसी विधेयक पर असहमति होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है? और वो है आपके संयुक्त बैठक का अनुच्छेद 108। कौन सा है? अनुच्छेद 108 है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रखेंगे। अगर मान लो दोनों सदनों में असहमति हो गई, लोकसभा राज्यसभा में, तो उनका एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त अधिवेशन होता है। और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। साधारणतः जो अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन इनमें जो दोनों का संयुक्त अधिवेशन होगा उसमें भी लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। अगला है धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो आपके 109 में है। किसमें है? 109 में है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? और वो किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में। राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं किया जाता। किस देश का संविधान सबसे लचीला है? और वो संविधान है ब्रिटेन का या इंग्लैंड का। किसका संविधान है? इंग्लैंड का। कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का। और अपना जो संविधान है वो अर्ध कठोर है, यानी ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, मध्यम है अपने देश का संविधान। अगला प्रश्न देखिए, विशेष बहुमत एवं कम से कम आद्य राज्यों की स्वीकृति के उपरांत कौन से संविधान संशोधन होते हैं? विशेष बहुमत और कम से कम आद्य राज्यों की स्वीकृति, और वो होता है आपके कौन से होते हैं? एक तो अगर मान लो संघ राज्यों की कार्यपालिका में परिवर्तन करना होता है, संघ या राज्यों की, इसको लिख सकते हैं संघ या राज्यों की कार्यपालिका में परिवर्तन के लिए अगर मान लो परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए आपके जैसे राज्यों की जो विधायी, राज्यों का जो कानूनी संबंध है उसमें परिवर्तन के लिए, और संसद के या संसद में जैसे राज्यों के प्रतिनिधित्व या अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो, अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो तो कम से कम आद्य राज्यों की स्वीकृति, विशेष बहुमत और आद्य राज्यों की स्वीकृति होना आवश्यक है। किस विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसमें नहीं होता। किसमें? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है।
वर्तमान समय में लोकसभा में गणपूर्त हेतु कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? वर्तमान समय में लोकसभा के 55 सदस्य और राज्यसभा के 25 सदस्य। 10% होता है लगभग, कोरम के लिए 1/10 होता है, तो इसमें लगभग 55 आते हैं और इसमें कितने आते हैं? इसमें आते हैं आपके 25। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? कॉलेजियम व्यवस्था देखिए अपन देख सकते हैं कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। इसके लिए ये बड़ा प्रश्न भी है, ये आपके 2 अंकों का प्रश्न भी इसमें से पूछा जा सकता है। तो कॉलेजियम व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है अन्य 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु जो सलाह मशविरा करता है उसे क्या कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 4 वरिष्ठतम को कितने? 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु उनसे जो नाम प्रस्तावक विवरण प्रस्तुत किया जाता है या उनसे जो सलाह मशविरा की जाती है उसे क्या कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम देश में कब लागू हुआ? देखिए, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कब लागू हुआ? और वो हुआ था 13 अप्रैल 2015 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 2015 को। 13 अप्रैल 2015 को। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। कितने हैं? 6 सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष जो होता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? अध्यक्ष जो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो 1 सदस्य दिए हो गया। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसके अलावा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री 1, यानी 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 2 विख्यात व्यक्ति होते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में 2 प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? परामर्शी क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो लोकहित या संविधान के किसी भी प्रश्न पर परामर्श मांगने पर सलाह देना। परामर्शी का मतलब, जैसे मान लो भारत के राष्ट्रपति जो है लोकहित में या कहीं भी सलाह मांगता है और वो सलाह देना परामर्शी क्षेत्राधिकार है। वैसे न्यायालय की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा, क्या लिखेंगे हम? भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकहित या संविधान के किसी प्रश्न पर परामर्श मांगने पर सलाह देना। किसी प्रश्न पर परामर्श मांगने पर सलाह देना उस सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार कहलाता है। वर्तमान समय में लोक हितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम क्या है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान समय में लोक हितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम क्या है? जनहित याचिका। क्या है? जनहित याचिका। सर्वोच्च न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के
विशेष क्षेत्राधिकार देखिए आपके एक तो है मौलिक क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार है, इसके अलावा अपीलीय क्षेत्राधिकार है, दूसरा कौन सा है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, तीसरा सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है, कौन सा है, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है, और चौथा आप रिट संबंधी क्षेत्राधिकार ले सकते हैं। तो मौलिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये विशेष क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करने के लिए, वो अनुच्छेद है आपके 13, अनुच्छेद 13। कौन सा अनुच्छेद है? 13। आगे देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम अपनी भाषा में कैसे समझेंगे? अपनी भाषा में जैसे मान लो उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और उस निर्णय के विरुद्ध, जैसे उस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो उस निर्णय के विरुद्ध हम अपनी अपील है, अपनी फाइल जो है वो आगे कौन से कोर्ट में लगाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में लगाते हैं। तो वो क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार है। यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर और उस मुद्दे की जांच, पुनः जांच करना। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? जैसे पहले मुकदमा चल रहा था हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया और फैसले से जो नागरिक है वो संतुष्ट नहीं है, यानी जो वादी है वो संतुष्ट नहीं है और वो अपनी अपील रखता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो क्या होता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। अगले देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब वो बात सुनने के लिए, यानी उस फैसले को बदल भी सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, भारत में जाति को महत्वपूर्ण दल किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण दल किसने कहा? और वो कहा था जयप्रकाश नारायण ने। किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। भारत विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? भारत विभाजन का प्रमुख कारण था सांप्रदायिकता। क्या था? सांप्रदायिकता। गुजरात में गोधरा सांप्रदायिक घटना कब हुई? फरवरी 2000 में। कब हुई थी? फरवरी 2000 में। पूना समझौता किन किन नेताओं के बीच हुआ? और वो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। किन किन के बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। अंबेडकर के बीच, डॉक्टर अंबेडकर के बीच। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब किया था? 1940 में। 1940 ईस्वी में। सच्चर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सच्चर कमेटी के अध्यक्ष देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो थे राजेंद्र सिंह सच्चर। क्या नाम था उनका? राजेंद्र सिंह सच्चर। राजेंद्र सिंह सच्चर ये अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके कल्याण और उनके विकास से संबंधित गठित समिति थी, और जो ये 2006 में गठित की गई थी। कब की गई थी? 2006 में। भ्रष्टाचार रोकथाम एवं नकली मुद्रा को निष्प्रभावी करने हेतु भारत सरकार ने विमुद्रीकरण कब किया? कब किया था? वो किया था 8 नवंबर 2016। कब किया था? 8 नवंबर 2016 को किया था। इसमें आपके 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं उनको निष्प्रभावी कर दिया था, यानी उनको बंद कर दिया था। लिट्टे किस देश में सक्रिय हैं? लिट्टे जो है वो है आपके श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में है। विमुद्रीकरण क्यों लागू किया गया? विमुद्रीकरण लागू करने का उद्देश्य क्या था? काला धन बाहर लाने के लिए। काला धन बाहर लाने के लिए। कौन से आम चुनाव के बाद गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ माना जाता है? 1977 के बाद।
कौन से चुनाव के बाद? 1977 ईस्वी के जो चुनाव है उनके बाद। सिंधु जल समझौता कब हुआ? और वो हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सह अस्तित्व का भावार्थ क्या है? सह अस्तित्व का भावार्थ दो ही लाइन में, जियो और जीने दो। क्या है? जियो और जीने दो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? संस्थापक इसमें देखिए 3 देशों के थे। एक तो भारत से तो थे नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। युगोस्लाविया से मार्शल टीटो। क्या नाम था उनका? मार्शल टीटो। और कहां से थे? युगोस्लाविया से। युगोस्लाविया से। और इसके अलावा मिस्र से थे नासिर। नासिर जो थे वो कहां से थे? मिस्र थे। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, भारत, युगोस्लाविया और मिस्र, इनके नेताओं के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरल भी है। 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक कब हुई थी? और वो हुई थी 10 जून 1946 को। महासभा की प्रथम बैठक 10 जून 1946 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? कितने अनुच्छेद है? 111। कितने हैं? 111 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य राष्ट्रों के नाम। स्थायी सदस्य यानी इसमें टोटल 15 है, जिनमें से 10 अस्थायी और 5 है वो स्थायी सदस्य हैं। कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। और 5 स्थायी सदस्यों के नाम है आपके, एक तो चीन, इसके अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और इसके अलावा है इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। और 10 कितने हैं? अस्थायी होते हैं। आगे है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? और वो होते हैं 22। कितने होते हैं? 22। जिनमें से इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। और वैसे हर 3 वर्ष से 5 न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त होते हैं। हर 3 वर्ष से 5 न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त होते हैं। टोटल 22 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ का जब स्थापना हुई थी उस समय कितनी थी? 51 थी। कितनी थी? 51। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 193। और अंतिम सदस्य कौन सा देश है? 2006 में जो बना था, जिसका नाम है मॉन्टेनेग्रो। क्या है? मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो जो है 2006 में 193वां सदस्य है। वर्तमान में 193 है। और जब शुरुआत हुई थी तब कितने थे? 51 थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया? 1905 ईस्वी में। कब किया था? 1905 ईस्वी में। किस आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रमुख आतंकवादी घटना कब हुई? भारत में प्रमुख आतंकवादी घटना हुई थी 12 मार्च 1993 को। कब हुई थी? 12 मार्च 1993 ईस्वी को। भारतीय राजनीति के अपराधीकरण की जांच हेतु भारत सरकार ने किस समिति का गठन किया? अपराधीकरण की जांच हेतु कौन सी समिति थी? वो थी M.N. वोरा समिति। कौन सी थी? M.N. वोरा समिति। M.N. वोरा समिति। राजनीतिक दलों की दृष्टि से भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय, जैसे एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत में कौन सी है? बहुदलीय व्यवस्था है। भारत ने प्रारंभ में पंचशील विदेश नीति की शुरुआत किस देश के साथ शुरू की? और वो था चीन। कौन सा देश था? चीन था। कौन सा था? चीन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? और वो आया था 1955 में।
1955 ईस्वी में जब बांडुंग सम्मेलन हुआ था। कौन सा? बांडुंग सम्मेलन हुआ था। 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहां हुआ? 7वें, और वो हुआ था भारत में। कहां हुआ था? भारत में। भारत में कहां? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1988 में। कब हुआ था? 1988 ईस्वी में। 70वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहां हुआ? 70वां का, और 17वां का हुआ था आपके 2016 में हुआ था। ये 17वां 2016 में, और ये कहां हुआ था? वेनेजुएला के मार्गरीता शहर में। कहां हुआ था? वेनेजुएला के मार्गरीता शहर में। कब हुआ था? 2016 में। और 17वां जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था, उसकी थीम क्या थी? उसका थीम क्या था? वो था विकास के लिए शांति, संप्रभुता व समरसत्व। क्या था? विकास के लिए शांति, संप्रभुता व समरसत्व। ये इनका थीम था, मुख्य उद्देश्य था। देखिए, लगभग 40 मिनट का समय, 40 मिनट के समय में आपके संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसमें पूरा कर दिया गया। और यूं कहता हूं कि 3 वीडियोज है, 3 वीडियोज में 1 घंटा और 40 मिनट, यानी 1.5 घंटा। ये मान लो आप कितना है? 1.5 घंटे के समय में आपके टोटल जो संपूर्ण पाठ्यक्रम, उसमें 20 अंकों के सारे प्रश्न है वो शामिल हो जाते हैं। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, यहां भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब सीधे मॉडल पेपर पर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।